हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और जिसके अंदर हमने बात की थी पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में ओवरी के बारे में। उसके बाद में सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है उसके रूप में हमने अध्ययन किया फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, वेजाइना का और आउटर जेनेटेलिया के रूप में वल्वा का। इसके बाद में हमने देखा सहायक जनन ग्रंथि के बारे में, और जिसके रूप में हमने अध्ययन किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सहायक जनन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथि, और जिसके द्वारा एक बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति के पदार्थ का स्रावण किया जाता है। जो वेजाइना है वो उसके माध्यम को क्षारीय करता है। आज अपने बात करने जा रहे हैं स्तन ग्रंथि के बारे में, या स्तन के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर स्तन या ब्रेस्ट की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये मैमल्स जो हैं यानी कि स्तनधारी जो प्राणी हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण है। और जो स्तनधारियों के अंदर भी जो फीमेल सदस्य होता है, मादा सदस्य होता है, उसके अंदर फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक और जो है वो विकसित स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें स्तन या ब्रेस्ट की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पोजीशन के बारे में कि ये मौजूद कहाँ पर होते हैं। तो अगर इनकी पोजीशन के बारे में बात की जाए तो हम कहेंगे कि ये वक्ष के सामने जो पेक्टोरल मसल है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? वक्ष के सामने जो पेक्टोरल मसल पाई जाती है उसके ठीक ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं। जैसे कि ये हमने इस डायग्राम के अंदर शो किया है कि ये रिब्स हैं यानी कि पसलियाँ हैं, यानी कि वक्ष का भाग है पसलियाँ, और यहाँ पर ये पेक्टोरल मसल है। इस पेक्टोरल मसल के ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कहलाती है स्तन या ब्रेस्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्तन है यानी कि ब्रेस्ट है उसके अंदर स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। और अगर इन स्तन ग्रंथियों के बारे में बात की जाए तो देखो आपने 11th के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था, और वहाँ पर आपने अध्ययन किया होगा ग्रंथियों का एक प्रकार जो था संयुक्त नलिकाकार और कुपिकीय, यानी कि जिसके अंदर नलिकीय संरचना भी मौजूद है और कुपिका आकार की जो संरचना है वो भी मौजूद है, दोनों संयुक्त रूप से, तो इसलिए संयुक्त अध्ययन किया था। तो जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी क्या हैं? संयुक्त नलिकाकार कुपिकीय ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है। और इसके अंदर लगभग 15 से 20 कुपिकीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं, और इनके मध्य जो है वो वसीय उत्तक मौजूद होता है। तो देखो कि अगर हम बात करें स्तन की, तो स्तन के अंदर मौजूद जो स्तन ग्रंथियां हैं वो आपस के अंदर मिल करके इस तरह से एक बड़े आकार की कुपिका का निर्माण करती है। ठीक है, और जो इन कुपिकाएं, जो ये कुपिकाएं हैं, इनके बीच में जो गैप आता है, जो खाली जगह बचती है, उसे फिलअप किया जाता है फैट के द्वारा, यानी कि वसीय उत्तक के द्वारा। ये जो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर के द्वारा शो किया है वो फैट टिश्यू है, यानी कि वसीय उत्तक है। तो हमने देखा कि जो स्तन ग्रंथियां हैं वो संयुक्त नलिकाकार कुपिकीय ग्रंथि है, जिसमें लगभग 15 से 20 कुपिकीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं, और इनके मध्य जो है वसीय उत्तक यानी कि फैट टिश्यू जो है वो भरा हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्तन ग्रंथियां अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती हैं, और इनके द्वारा क्या किया जाता है? दुग्ध का स्रावण किया जाता है। जिस प्रकार से अंगूर का जो गुच्छा है उसके अंदर बहुत सारे अंगूर जो है वो लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से जो स्तन ग्रंथियां हैं वो आपस के अंदर मिल करके एक गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करती है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? दुग्ध का स्रावण किया जाता है, जो नवजात शिशु को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, यानी कि एक नवजात शिशु के लिए एक कंप्लीट आहार के रूप में कार्य करता है। अब अगर हम बात करें स्तन की, तो हम देखते हैं कि स्तन के अंदर क्या मौजूद होती हैं? स्तन ग्रंथियां, और ये स्तन ग्रंथियां आगे चल करके एक दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस नलिका के अंदर आकर के खुलती है, और ये दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस नलिका जो है वो क्या करती है? आगे चल करके स्तन के अग्रभाग के अंदर मौजूद जो एक उभार नुमा संरचना होती है, और जिसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है निप्पल,
उसके अंदर आकर के खुलती है और इस निपल के अंदर लगभग 0.5 mm आकार के जो हैं 15 से 25 सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं, जिनके माध्यम से दुग्ध को स्तन से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो देखो, हमने यहाँ पर देखा कि ये स्तन ग्रंथियों से मिलकर के बनी हुई एक मेमरी लॉब है, यानी कि स्तन ग्रंथियों की जो है वो पाली है। और ठीक है, और इसके अंदर मौजूद है स्तन ग्रंथियों की कूपिकाएं। कूपिकाओं ने मिलकर के क्या बनाया, एक पाली का निर्माण किया और इससे फिर क्या है, मेमरी डक्ट या स्तन नलिका जो है वो निकलती है। और स्तन ग्रंथिका का यहाँ पर ये फूला हुआ जो भाग है, इसके लिए टर्म यूज की जाती है एम्पुला। और इसके बाद ये आगे आकर के निर्माण करती है लैक्टिफेरस डक्ट का। और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो आगे की तरफ एक उभारनुमा संरचना जिसे निपल कहा जाता है, उसके अंतिम छोर पर आकर बाहर की तरफ सूक्ष्म छिद्र जो कि लगभग 0.5 mm के होते हैं, उनके रूप में बाहर खुलती है। तो हमने देखा कि जो स्तन ग्रंथियां हैं वो आगे की तरफ किस में खुलती है, दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस डक्ट या लैक्टिफेरस नलिका के अंदर। और लैक्टिफेरस नलिका आगे तरफ किस में खुलती है, निपल के अंदर 0.5 mm के लगभग 15 से लेकर के 25 सूक्ष्म छिद्रों के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर स्तन को देखा जाए तो हम देखते हैं कि इसका जो आगे का उभरा हुआ जो भाग है, जिसे हम निपल कहते हैं, उसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र जो है वो गहरे रंग का होता है। ठीक है, कि इसके निपल के चारों ओर का कुछ एरिया जो है वो ज़्यादा गहरे रंग का होता है और उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो कहलाता है एरियोला। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देखें कि हम देखते हैं कि ये जो एरिया है वो क्या है, निपल है, ये निपल। और इस निपल के चारों ओर का कुछ एरिया, जैसे यहाँ वाला और यहाँ पर ये इतना एरिया जो है वो डार्क कलर का होता है, थोड़ा सा गहरा रंग लिए हुए होता है। और इस वाले एरिए को क्या कहा जाता है, एरियोला। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि जो मेल है, यानी कि जो नर सदस्य होता है, उसके अंदर जो निपल है वो अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्तन है, यानी कि जो ब्रेस्ट है, इसके विकास के लिए कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं वो स्तन के पूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो इनमें एक तो आता है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, इसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रोपिन। तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सोमेटोट्रोपिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, स्तन ग्रंथियों के या स्तन के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो स्तन ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा जो दुग्ध का स्रावण किया जाता है, तो अगर हम इस दुग्ध के बारे में बात करें, यानी कि जो माँ का दूध है उसके बारे में, तो अगर इस दुग्ध की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये दुग्ध नवजात शिशु जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके लिए एक कंप्लीट आहार के रूप में कार्य करता है, यानी कि संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसे पूर्ण रूप से पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। यानी कि एक नवजात शिशु को अगर माँ का दूध पिलाया जाए तो उसको बाहर से किसी अतिरिक्त आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है। तो इस दुग्ध के अंदर लैक्टोज शर्करा मौजूद होती है, वसा मौजूद होती है, कैल्शियम द्विधनायन मौजूद होते हैं, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, साथ में लाइसोजाइम वगैरह भी पाए जाते हैं और कई प्रकार के विटामिन और कई प्रकार की एंटीबॉडी भी मौजूद होती है, जिसके कारण यह दुग्ध नवजात शिशु को पोषण प्रदान करने के साथ साथ उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि उसके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी कार्य करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का जो दुग्ध है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसको
संपूर्ण आहार यानी कि पोषण उपलब्ध करवाता है, और दूसरा उसको एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करवाता है यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई परिवर्तन होते हैं और संगर्भता के अंत तक इनमें दुग्ध उत्पन्न होने लगता है, और इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन कहा जाता है। ठीक है, संगर्भता यानी कि जब एक फीमेल सदस्य गर्भाधारण करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? संगर्भता। तो हम देखते हैं कि जब गर्भावधि कंप्लीट होने वाली होती है, यानी कि गर्भस्थ शिशु का जब पूरा विकास हो जाता है और वो प्रसव की क्रिया के लिए जन्म लेने के लिए, प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म लेने के लिए तैयार होता है, तो उस दौरान स्तन जो हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, और जैसे ही प्रसव की क्रिया होती है उसके तुरंत बाद जो है वो इनके द्वारा दुग्ध स्त्रावण की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध स्त्रावण की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक टर्म यूज में ली जाती है और उसको कहा जाता है लैक्टेशन। तो हमने अभी देखा कि मादा सदस्य जो है इसकी जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर संगर्भता यानी कि जब वो गर्भाधारण की क्रिया करती है उस दौरान कई परिवर्तन होते हैं, और संगर्भता के अंत में इनके अंदर दुग्ध उत्पन्न होने लगता है, और इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन कहा जाता है। यानी कि जैसे ही फीमेल सदस्य जो है वो गर्भ धारण करती है उसकी स्तन ग्रंथियों के अंदर कुछ चेंजेस या परिवर्तन आने लगते हैं, और जब गर्भावधि कंप्लीट हो जाती है यानी कि नवजात शिशु का जन्म होता है तो तुरंत जो है वो इसके अंदर दुग्ध स्त्रावण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे एक कई बार पूछा जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, कोलोस्ट्रम, या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है खीस। तो अब हम बात करते हैं कि कोलोस्ट्रम या खीस क्या है। नवजात शिशु के जन्म के कुछ दिनों तक, नवजात शिशु जो है इसके जन्म के पश्चात प्रारंभिक जो कुछ दिन हैं उन दिनों में स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित दुग्ध है उसके लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है कोलेस्ट्रम या खीस। तो कोलेस्ट्रम या खीस क्या है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद प्रारंभिक जो कुछ दिन हैं उनमें स्रावित होने वाला जो दुग्ध है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में? स्तन ग्रंथियों के बारे में। अब हमने यहाँ पर स्तन ग्रंथि को जो है वो डायग्राम के रूप में प्रदर्शित कर रखा है, पूरी स्तन की संरचना को, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ये वक्ष का भाग है जिसके अंदर ये रिब्स यानी कि हमारी पसलियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर ये है पेक्टोरल मसल या पेक्टोरल पेशी, और इस पेक्टोरल मसल के ऊपर मौजूद है स्तन। स्तन के अंदर क्या है? स्तन ग्रंथियों से मिलकर के बनी हुई मेमरी एल्विलाई या मेमरी कूपिका है ये। ठीक, और इन कूपिकाओं के मिलने से निर्माण हुआ मेमरी लोब का, स्तन पाली का, और ये स्तन पाली जो है वो एक नलिका के समान संरचना में खुलती है जिसे नाम दिया गया है मेमरी डक्ट। ये मेमरी डक्ट आगे की तरफ आपस में मिल करके एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है जिसे नाम दिया जाता है एम्पुला, और ये फिर आगे चल करके एक नलिका का निर्माण करती है जिसे नाम दिया जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो क्या करती है? आगे की तरफ मौजूद एक उभारनुमा संरचना जिसे हम निप्पल कहते हैं उसके अंदर 0.5 mm आकार के 15 से 25 सूक्ष्म छिद्र के रूप में जो है वो बाहर खुलती है, और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है फैट टिश्यू या वसा उत्तक जो स्तन के आकार को बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये था स्तन ग्रंथियों के बारे में या ब्रेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर इसके बात करें इसकी फंक्शनलिटी के बारे में या इसके कार्य के बारे में तो हम यही कहेंगे कि इनके द्वारा दुग्ध का स्रावण किया जाता है जो नवजात शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद इस लेसन के इसी के साथ हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र जो है वो हो जाता है कंप्लीट। हमारा जो लेसन था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर मौजूद जनन तंत्र
जिनके रूप में पहले हमने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया और इसके बाद में हमने अध्ययन किया मादा जनन तंत्र का, और इसी के साथ मादा जनन तंत्र जो है इसका अध्ययन होता है कंप्लीट। लेकिन इस लेसन के लास्ट के अंदर आपके एक टॉपिक और मेंशन किया गया है, और वो टॉपिक है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर यौवनारंभ, यानी कि अगर हम मनुष्य के जीवन काल की बात करें तो हम देखते हैं पहले जो है शिशु अवस्था आती है, बाल्यकाल आता है, फिर युवावस्था या किशोरावस्था आती है, इसी दौरान इसके अंदर जनन प्रावस्था है वो भी आती है, और अंत के अंदर क्या आता है, वृद्धावस्था आती है। तो हम बात करें अगर प्यूबर्टी के बारे में, यानी कि यौवनारंभ के बारे में, यानी कि जो यौवन है, कहने का मतलब जो प्रजनन प्रावस्था है उसकी जो शुरुआत होती है, उसका प्रारंभिक जो दौर होता है वो कहलाता है यौवनारंभ, यानी कि प्रजनन अवस्था की शुरुआत। तो हम देखते हैं कि मानव के अंदर यौवनारंभ यानी कि प्रजनन प्रावस्था की जो शुरुआत होती है उस दौरान किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें प्यूबर्टी के बारे में या यौवनारंभ के बारे में, तो यौवनारंभ या प्यूबर्टी का मतलब है कि उसके अंदर जनन की क्षमता का विकास होना। तो देखो कि अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर उनके अंदर जनन की क्षमता का विकास होना ही क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है, यानी कि यौवनारंभ कहलाता है। यौवनारंभ का मतलब क्या होगा कि जो पहले अपरिपक्व अवस्था के अंदर जो जनन अंग थे वो बाद में जब विकसित होकर के अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं और अब ये सदस्य जनन के लिए तैयार हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहा जाता है। अब अगर हम प्यूबर्टी या यौवनारंभ की बात करें तो हम देखते हैं कि नर और मादा सदस्य के अंदर इसके आने की जो समयावधि है उसके अंदर कुछ डिफरेंस पाया जाता है, और वो क्या है, देखो कि फीमेल सदस्य जो है उसके अंदर प्यूबर्टी जो है वो मेल सदस्य की तुलना में कुछ पहले आ जाती है। वैसे तो क्या होता है, इसके ऊपर मेजर जो इफेक्ट पड़ता है वो क्लाइमेट का भी पड़ता है, यानी कि जो वातावरण है उसका भी पड़ता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के जो वातावरण या अलग अलग प्रकार की जो जगह हैं वहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें एशियन कंट्री की या यूरोपियन कंट्री की, तो इनके अंदर जो प्यूबर्टी का टाइम है इसके अंदर कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो ये प्यूबर्टी का टाइम है या यौवनारंभ का जो समय है वो नर की अपेक्षा मादा सदस्य के अंदर क्या आ जाता है, कुछ पहले आ जाता है। ठीक है, यानी कि नर की अपेक्षा मादा सदस्य के अंदर प्यूबर्टी जो है वो क्या आ जाती है, पहले, यानी कि वो लैंगिक रूप से नर की तुलना में मादा सदस्य जो है वो पहले परिपक्व होती है। कैसे कि अगर बात की जाए नर सदस्य की, तो नर सदस्य के अंदर ये प्यूबर्टी जो है इसका टाइम माना गया लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु के दौरान, कि जब नर सदस्य की आयु 14 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक हो जाती है तब उसके अंदर हम ये मानते हैं कि प्यूबर्टी जो है वो आ जाती है, यानी कि यौवनारंभ काल जो है वो आ जाता है, यानी कि वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। तो नर की अगर बात करें तो 14 से 16 वर्ष की आयु, और इस दौरान इसके अंदर शुक्राणुओं का उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, प्रोडक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा है उनका उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर नर सदस्य जो है इसके अंदर जब प्यूबर्टी आती है 14 से लेकर के 16 वर्ष की आयु के अंदर, तो वहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाता है, स्पर्म जो है उनका उत्पादन होना या उनका प्रोडक्शन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मादा सदस्य की, तो मादा सदस्य के अंदर ये प्यूबर्टी का जो टाइम होता है वो 12 से लेकर के 14 वर्ष की जो आयु है उस समय होता है, और इस दौरान इस मादा सदस्य की जो स्तन ग्रंथियां हैं उसके अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, और साथ के अंदर इसमें रजोदर्शन यानी कि मिनार्के जो है इसकी क्रिया होती है। रजोदर्शन के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र के अंतर्गत, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जब मादा सदस्य है वो जब अपनी
जनन प्रावस्था के अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान उसके ओवरी के अंदर या उसके यूट्रस के अंदर या उसमें पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं, इनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेज यानी कि चक्रीय परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्हीं चक्रीय परिवर्तनों के लिए एक टर्म यूज की गई है इस पूरे चेंजेस के लिए, और वो कहा जाता है आर्तव चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक प्रावस्था आती है ब्लड सिक्रीशन की या रक्त स्त्रावण की, जिसके दौरान क्या होता है, गर्भाशय का जो सबसे आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम, वो टूटकर ब्लड के साथ योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित होने लग जाता है। तो जब एक मादा सदस्य के जीवन काल में पहली बार ये रक्त स्त्रावण की क्रिया होती है, ऋतुस्राव की जो क्रिया होती है, उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है रजोदर्शन। यानी कि मादा सदस्य के अंदर प्यूबर्टी के साथ ही एक तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है और दूसरा उसके अंदर रजोदर्शन यानी कि मिनार्के जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन यानी कि मानव के अंदर मौजूद जो जनन तंत्र है ये लेसन कंप्लीट होता है। यानी कि जो लेसन नंबर 28 था मानव में जनन तंत्र, तो वो हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेसन जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है और वो है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन हमारा लेसन है उसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।